नमस्ते और इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। ल्यूसेंट ऑडियो बुक प्रस्तुत करता है आज की ये विशेष चर्चा। आज हम इतिहास के एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। बिल्कुल, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन गोलियां कैसे चली, बल्कि हम उन स्रोतों की गहराई से पड़ताल करेंगे जो ये बताते हैं कि इस खौफनाक घटना के पीछे की मानसिकता क्या थी और कैसे इस एक दिन ने पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। सही कहा। ये केवल एक गोलीकांड नहीं था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये ब्रिटिश शासन के क्रूर चेहरे का सबसे स्पष्ट उदाहरण था, जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक कहानी की तरह थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के वक्त उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और लाखों भारतीय सैनिकों ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। हाँ, लगभग 10 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने। और देखो, उस समय भारतीयों के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सी उम्मीद थी कि युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज उन्हें अधिक अधिकार देंगे, मतलब थोड़ी स्वतंत्रता मिलेगी, है ना? बिल्कुल। उन्होंने खून बहाया था साम्राज्य के लिए, तो उन्हें लगा कि अब उनके साथ बराबरी का बर्ताव होगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। एकदम उल्टा। अधिकारों की जगह ब्रिटिश सरकार ने भारत पर एक बहुत ही कठोर कानून थोप दिया, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया। मतलब इस कानून के तहत किसी भी भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाला जा सकता था। प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई और अंग्रेजों को असीमित शक्तियां मिल गईं। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि ये कानून प्रशासन के गहरे डर को दिखाता है। डर? मतलब इतने बड़े साम्राज्य को किस बात का डर था? उन्हें डर था बगावत का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं, उससे अंग्रेज बुरी तरह घबराए हुए थे। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी बड़े संकट में अपने किसी दोस्त की मदद करें और बदले में वो आपको धन्यवाद देने के बजाय एक कमरे में कैद कर दे। बहुत सटीक उदाहरण है ये, और इसी वजह से पूरे देश में इस कानून के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। महात्मा गांधी ने भी एक देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। और इस पूरे गुस्से का जो सबसे बड़ा केंद्र बना वो था पंजाब। मतलब वो राज्य जो अंग्रेजों के लिए सबसे संवेदनशील था। पंजाब उस समय एक बारूद के ढेर पर बैठा था। युद्ध के दौरान वहां से जबरन भर्तियां हुई थीं, महंगाई चरम पर थी। और इसी माहौल में हमारी चर्चा पंजाब के अमृतसर शहर की ओर मुड़ती है। वहां डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेता शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को विरोध के लिए प्रेरित कर रहे थे। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन प्रशासन की घबराहट देखिए। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने इन दोनों नेताओं को अचानक गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शहर से बाहर भेज दिया। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, आखिर इस सब का क्या मतलब था? क्या अंग्रेजी प्रशासन को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने लोकप्रिय नेताओं को ऐसे गुप्त रूप से गायब करने से लोग और ज्यादा भड़केंगे? यही तो बात है। ये उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक थी। उनका सोचना था कि नेतृत्व हटा दो तो भीड़ शांत हो जाएगी। लेकिन हुआ तो बिल्कुल इसका उल्टा है ना? बिल्कुल। इस खबर से अमृतसर में भारी गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और कई स्थानों पर भयंकर हिंसा भी हुई। सरकारी इमारतें जलाई गई। बाप रे। तो इसके बाद प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन पूरी तरह से डर गया। इसी घबराहट में उन्होंने नागरिक प्रशासन से हाथ खींच लिए और पंजाब में सेना की जिम्मेदारी एक कठोर सैन्य अधिकारी को सौंप दी, जनरल रेजिनाल्ड डायर को। अधिकारी के इस मेल ने उस भयानक त्रासदी की नींव रखी। हाँ, जिसने 13 अप्रैल के दिन एक ऐसा रूप ले लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तो अब बात करते हैं उस दिन की। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार था। पूरे पंजाब से हजारों लोग, किसान परिवार अमृतसर आए हुए थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से ग्रामीणों को तो ये पता ही नहीं था कि शहर में धारा 144 लागू है, या सभाओं पर पाबंदी है। बिल्कुल, वो तो बस त्योहार मनाने आए थे। और शाम के समय ये सभी लोग
जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। अब जलियांवाला बाग की जो बनावट थी उसे समझना बहुत जरूरी है। ये नाम सुनकर लगता है कि कोई खुला पार्क होगा। हाँ, कोई हरा भरा मैदान। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बड़ा सा मैदान था जो चारों ओर से ऊंची ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरा हुआ था। और जो बाहर निकलने के रास्ते थे वो बहुत ही संकरे थे। मतलब एक समय में शायद 1 या 2 लोग ही निकल सके। एकदम सही। और वहां एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और अपने गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। और उस भीड़ में केवल प्रदर्शनकारी नहीं थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग भी मौजूद थे। तो मतलब एक त्योहार का दिन लोगों के अज्ञानता और उस जगह की भौगोलिक बनावट के कारण ये एक तरह से डेथ ट्रैप यानी मौत के जाल में बदल गया। बिल्कुल, मौत का जाल। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो स्रोतों में बार बार उभर कर आता है। वो क्या वो निहत्ती और शांतिपूर्ण भीड़ जिसमें मेले में आए ग्रामीण और बच्चे शामिल थे, क्या वो सच में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कोई खतरा थी? किसी भी तरह से नहीं। लेकिन जनरल डायर की सोच कुछ और ही थी। शाम के लगभग 5 बजे जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ उस बाग के मुख्य रास्ते पर पहुंच गया, लगभग 90 राइफलधारी सैनिकों के साथ। और यहाँ जो हुआ वो सैन्य इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है। डायर ने मतलब बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटने का कोई मौका दिए, सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। हाँ, फायर। कोई हवा में गोली नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, सीधे लोगों पर निशाना साधकर फायर। ये बात सच में सुन कर देने वाली है। बिना किसी चेतावनी के सीधे गोलियां चलाना कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये तो पूरी तरह से एक सुनियोजित कत्लेआम था। एकदम सही कहा आपने। और सैनिकों ने उस निहत्ती भीड़ पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई होगी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया, बाहर निकलने के रास्ते बहुत संकरे थे। और डायर ने बकायदा निर्देश दिया था कि गोलियां उन रास्तों की तरफ चलाई जाएं जहां भीड़ भागने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग उन ऊंची दीवारों को फांदने की कोशिश में मारे गए, कई लोग उस भयानक भगदड़ में कुचल गए। और फिर वो कुआं, बाग के अंदर एक पुराना कुआं था। गोलियों से बचने के लिए, जान बचाने की आखिरी उम्मीद में दर्जनों लोग उस कुएं में कूद गए। मतलब एक के ऊपर एक महिलाएं अपने बच्चों को लेकर कूद गईं। बाद में उसी कुएं से अनेक शव निकाले गए। आज उसे हम शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। ये पूरा मंजर लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग। 10 मिनट एक निहत्ती भीड़ पर। हाँ, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही लगभग 1650 गोलियां चलाई गईं। 1650 गोलियां? जी। 10 मिनट में? ये गणित तो मतलब ये ब्रिटिश सरकार की संवेदनहीनता की हद पार कर देता है। बिल्कुल, ये एक मशीनी, ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। और मौत के आंकड़ों में जो अंतर था वो और भी ज्यादा विचलित करने वाला है। स्रोतों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने क्या आंकड़ा दिया था? सरकार ने दावा किया कि 379 लोगों की मौत हुई और लगभग 1200 लोग घायल हुए। केवल 379, जबकि भारतीय नेताओं और चश्मदीदों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से भी अधिक थी। ये साफ तौर पर सच को छुपाने की एक क्रूर कोशिश थी। लेकिन क्रूरता का ये नंगा नाच सिर्फ गोलियां चलने तक सीमित नहीं था। हाँ, इसके बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज्यादा भयावह था। बिल्कुल। सबसे भयानक बात यह थी कि डायर को अपने इस कृत्य पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। जब उससे पूछा गया तो उसने क्या कहा था? उसका सीधा बयान था, मैं भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना, ये बात तो मतलब मेरी समझ से ही परे है। किसी को सबक सिखाने के नाम पर निहत्थे लोगों, बच्चों और महिलाओं को तड़पते हुए छोड़ देना, ये प्रशासन कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से अमानवीयता है। और ये टिप्पणी न सिर्फ डायर की बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर गहरे तक बैठी उस नस्लवादी सोच को दर्शाती है जहां भारतीय जीवन का उनके लिए कोई मोल ही नहीं था। कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे वो हमें। और घायलों की स्थिति, मतलब शहर में कर्फ्यू लगा था, घायलों को कोई इलाज तक नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं। लोग पूरी रात उस अंधेरे बाग में अपनों की लाशों के बीच दर्द से तड़पते रहे। पानी मांगने वालों को पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। किसी भी इंसान के लिए अपने बच्चे या भाई को रात भर खून बहते हुए देखना, ये सच में दिल दहला देता है। और इसी अमानवीयता ने, इसी क्रूरता ने पूरे भारत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। हाँ, 13 अप्रैल के इस नरसंहार के बाद भारत हमेशा के लिए बदल गया। स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप अब पहले जैसा नहीं रहा। पूरे देश में आक्रोश की एक भयंकर लहर दौड़ गई। अंग्रेजों पर से जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वो पूरी तरह टूट गया। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में ये साफ दिखता है कि कैसे देश के बड़े नेताओं का मोह भंग हुआ।
रविंद्रनाथ टैगोर, जो इतने बड़े साहित्यकार थे। हाँ, उन्होंने तो विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी, है ना? बिल्कुल। और महात्मा गांधी, जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोगी थे, उनका अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था से विश्वास पूरी तरह टूट गया। यहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक तेज हो गया। अब ये केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों की मांग नहीं रही थी, ये एक जन आंदोलन बन गया। और युवाओं पर इसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। क्रांतिकारी भावनाएं चरम पर पहुंच गई। एक घटना कैसे दशकों तक युवाओं के मन में आग जलाए रख सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रांतिकारी उधम सिंह। उधम सिंह, हाँ, उनके संकल्प की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इस घटना का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बदला लेने की कसम खा ली। और ये बदला कोई 1 या 2 दिन का नहीं था। उधम सिंह मानते थे कि इस नरसंहार का असली जिम्मेदार केवल डायर नहीं, बल्कि पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर था, जिसने इस पूरी नीति का समर्थन किया था। और मतलब उधम सिंह ने पूरे 21 साल तक इंतजार किया। 21 साल, ये बहुत बड़ा समय होता है। बहुत बड़ा। और वर्षों बाद 1940 में उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओडवायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये उस आक्रोश का नतीजा था जो जलियांवाला बाग की मिट्टी में बोया गया था। तो अगर हम स्रोतों से प्राप्त निष्कर्षों को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल एक गोलीकांड नहीं था। बिल्कुल नहीं। सिर की धरती पर बहा भारतीयों का खून आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी कुर्बानियों में गिना जाता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में सारे स्रोतों को खंगालने के बाद हमारे सामने एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसा सवाल? देखो, जनरल डायर का साफ मकसद था भारतीयों को सबक सिखाना और उन्हें डराना, ताकि वो फिर कभी सिर ना उठा सकें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह संभव है कि उस दिन जलियांवाला बाग में चलाई गई गोलियों ने डर पैदा करने के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया? ये नजरिया तो बहुत ही गहरा है। हाँ, क्या उस एक दिन की उस विभत्स क्रूरता के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर एक जन आंदोलन बन पाता?